गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको अपने अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूं कि जितनी आपने मेहनत की उसके अनुसार आपको आपका रिजल्ट मिला होगा और आशा भी करता हूं कि भविष्य में आपको अपनी मेहनत से बढ़कर रिजल्ट मिलेगा। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम 10th क्लियर कर चुके हैं, अब हम टारगेट क्या लें, हम अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, हम कौन से स्ट्रीम में जाएं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो बच्चों, इस उलझन से जल्द अपने आप को बाहर निकालें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक फैसला लें और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। मैं आपको आपके लक्ष्य के लिए, आपको आपके फैसले के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो बच्चों, तो शुरू करते हैं। बच्चों, बायोलॉजी, नाम से मालूम पड़ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट, जैसे ही बायोलॉजी का नाम आता है दिमाग में तुरंत ही आती है कि ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड बंदा है, ये मेडिकल रिलेटेड लाइन से स्टूडेंट है। तो यही इस चीज सब्जेक्ट की एक इमेज है, ये सब्जेक्ट की पहचान है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसके अलावा इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें इसके अलावा भी हजारों ऑप्शन है जो आप जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि इसमें कितने अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बायोलॉजी को आपके 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ये इसकी 2 ब्रांचेस हो गई। अब वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, और जंतु विज्ञान जिसमें प्राणियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जूलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन चीज लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, वो ये है कि जूलॉजी कहते किसे हैं। तो जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आ रहा है लॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, जो मतलब आ गया चिड़ियाघर से, जंतुओं से। ठीक है, तो जंतुओं का अध्ययन करना। तो अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई आपको आज कहा जाता है कि आप जानवरों के बारे में जानकारी लेकर आओ। तो जैसे ही आप फील्ड में निकलते हो तो आपके सामने बहुत समस्याएं आती है। एक छोटी चींटी भी जानवर है, एक बड़ा हाथी भी जानवर है, आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी जानवर है, और जमीन पर रहने वाला सांप भी जानवर है, इवन पानी में तैरने वाली मछली भी जानवर है। तो फिर कैसे उसका अध्ययन करें? तो इसके लिए सबसे पहले जंतुओं को हम छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं और इसी बांटने की प्रक्रिया को बोलते हैं वर्गीकरण। टेंथ क्लास में वर्गीकरण के बारे में आप पढ़कर आए हो। वी टेकर का नाम सुना होगा आपने, जिसने पंच जगत 5 किंगडम, पंच जगत या 5 किंगडम थ्योरी दी थी, जिसने संपूर्ण पूरे के पूरे जैव समुदाय को 5 मुख्य भागों में बांटा था। ये थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी मोनेरो, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 ग्रुप में बांटा था। तो व्हीटेकर ने इनको इन 5 भागों में बांटा था। तो बात करते हैं इसमें एनिमेलिया। अब इस जंतु के अंदर जैसे अब मैंने बताया आपको कि रेंगने वाला, चलने वाला, उड़ने वाला, दौड़ने वाला, ये सब जानवर हो गए, सब कैटेगराइज हो गए। तो इतने बड़े समुदाय का अध्ययन कैसे करें? तो फिर जैसे इसने धरातल के सभी जीवों को 5 भागों में बांटा, वैसे ही इस समूह को भी आगे चलकर और छोटे छोटे भागों में बांटा, जिसे अपन कहते हैं प्राणी वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन एनिमल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो बच्चों, जब जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उनके बहुत सारे समूह बनाए गए, उन समूहों को संघ कहा गया।
और उन संघों के अंदर जो सबसे पहला संघ आता है वो है पोरीफेरा। तो संघ पोरीफेरा की बात अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पहला संघ आया वो है पोरीफेरा। इस संघ का जो एग्जाम्पल है पहले वो लेते हैं, वो है स्पंज। साइकन डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको। ये पूरा छिद्रित होता है। ये है स्पंज। स्पंज की संरचना जब देखते हैं तो उसमें सबसे जो बेस चीज आती है वो आता है इस पे, ये जो दिख रहे पार्ट आपको होल से, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। और इसको बोलते हैं ओपर्कुलम। प्रच्छद, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पंज, इस संघ के प्राणियों को सामान्य तौर पर स्पंज कहते हैं, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये मूल रूप से जल में पाए जाते हैं, और जल भी कौन सा, इसके ज्यादा सदस्य होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल होता है मैरीन वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये असममित होते हैं। देखो अब एक नया वर्ड आया, असममित। असममित, अब असममित किसे कहा जाएगा? तो वही जीवों को, जब किसी भी जीव को, ये आपके सामने एनिमल है, जब किसी भी जीव को, ये इसका सेंटर पार्ट है, केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा से किसी भी जीव को जब सेंट्रली डिवाइडेड लाइन से अगर इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकें, चाहे ऐसे काट दो, चाहे ये देखो ऐसे कर दो, चाहे इस तरह से कर दो, कोई भी लाइन जो इसके सेंट्रल पॉइंट से निकल रही है उसको इक्वल टू पार्ट में बांटती है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं उसको? सिमिलिटी या सममित। और जब ये ऐसा नहीं हो सकता तो इसको बोलते हैं असममित। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, अगर मैं इसको इस टाइप से काटूं, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इसको अगर मैं ऐसे काटता हूं तो ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, हाँ, इसको केवल एक ही इसी एंगल से काटा जाएगा, या इसको इस एंगल से काटा जाए तो ही ये डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा से समान दो भागों में नहीं पड़ सकता, उसे बोलते हैं कौन सा? असममित वरना सममित। इसके अंदर इसको असममित कहते हैं, कारण भी है क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है वो, जैसे ये दूसरा, इस टाइप का स्पंज हो गया। एक स्पंज का डायग्राम, इसको यू स्पॉन्जिला कहते हैं, ये इस टाइप का होता है। तो ये पर्टिकुलर फिक्स निश्चित आकार में नहीं होता, इसी कारण से ये असममित प्राणी की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। और हम मानव की बात करें तो देखो आप, मानव का शरीर ऐसा होता है, तो इसको केवल एक ही लाइन से सिर्फ सेंट्रलाइज इसी एंगल से इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। विकसित जीवों के अंदर केवल इसी प्रकार से काट सकते हैं। इस प्रकार की सममिति को बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, बाइकॉन्टिबल बाइलैटरल सिमिलिटी। उसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमिलिटी। आपने देखा होगा किसी कांच के सामने आप खड़े हो जाओगे तो कांच के कॉर्नर पर खड़े हुए देखोगे तो आपको जैसा इधर है वैसा सा उधर दिख रहा होगा। आप कांच के अंदर ये वाला हाथ ऊपर करोगे तो उधर भी, इधर वाला कौन सा होगा आपका? लेफ्ट वाला, तो उधर आपके जस्ट सामने वाला हाथ के ऊपर होगा, बस जस्ट ऑपोजिट है। तो इस प्रकार की सिमिलिटी होती है, उसको बोलते हैं अपन द्विपार्श्व सममिति, जो विकसित जीवों में पाई जाती है। अब बात करते हैं आगे। तो ये सारे के सारे जीव जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। इनमें कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा होती है। इनका शरीर, इनका जो संगठन स्तर होता है वो कोशिका प्रकार का होता है। इनके कुछ लक्षण है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इनमें स्पंज के अंदर विशिष्ट नाल तंत्र पाया जाता है। तो देखो आप, इसको मैं एलएस कर रहा हूं, इसको ऐसे काट के दिखा रहा हूं आपको, तो अंदर से कैसा होगा? तो
अंदर एक खोखली गुहा पाई जाती है। अंदर खोखली गुहा पाई जाती है और ये गुहा इस प्रकार से आपस में ओपन होती है। ये स्पंजों की मुख्य विशेषता होती है कि इसमें स्पंज नाल तंत्र पाया जाता है। जल मुख्य रूप से जो बोर्ड पे दिख रहे हैं ऑस्टिया, इनके द्वारा भीतर जाएगा। ये देखो यहां से अंदर जाएगा, ठीक है, जल इससे अंदर जाएगा और इससे होकर ये देखो यहां से अंदर गया, यहां से अंदर गया, यहां से अंदर जाकर इसके अंदर आएगा, इधर से अंदर आएगा, इधर से अंदर आएगा, ये अंदर आएगा और अंदर आकर फिर इधर से बाहर निकल जाएगा। मतलब अंदर आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। अपर कोलम से बाहर निकलता है, ऑस्टिया से अंदर आएगा। तो जब पानी स्पंज के अंदर अंदर आएगा तो पानी के साथ घुले हुए कौन कौन से पदार्थ, सूक्ष्म भोजन के कण, ऑक्सीजन की मात्रा या अन्य आवश्यक पदार्थ वो शरीर के भीतर जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो स्पंज गुहा होती है इसकी सतह द्वारा आवश्यक पदार्थ इसके इस सतह द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं और हानिकारक पदार्थ इसके द्वारा इसमें छोड़ दिए। यहाँ पानी आएगा, पानी के साथ में ये पदार्थ बाहर निकल गए। इसीलिए नाल तंत्र की मुख्य भूमिका इसके परिसंचरण में, इसके पाचन में और इसके उत्सर्जन में होती है। तो ये इसका मुख्य सिस्टम होता है। इस तंत्र के द्वारा जंतु, मैंने आपको बताया, भोजन है, ऑक्सीजन है, जल है, ये चीजें ग्रहण करता है और हानिकारक पदार्थों जो भोजन हो गया, अपशिष्ट भोजन हो गया, CO2 हो गई, ये सबको बाहर निकालता है। यहाँ तक कि अंडाणु और शुक्राणु जो इसके जन्म के मुख्य घटक होते हैं उनको बीनी के द्वारा बाहर निकाल देता है। फिर आता है कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाओं के द्वारा स्पंज गुहा एक नाल तंत्र को आस्तरित करती है। मतलब ये जो गुहा है इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार की कॉलर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं कोइनोसाइट, कॉलर सेल्स, कॉलर कोशिकाएं। ये इसको क्या करती है, आस्तरित करने का कार्य करती है। फिर बात करते हैं आगे, कंकाल कंटिकाओं और स्पंजिल तंतुओं द्वारा यह संरचना बनी होती है जो इसको बेसल आधार, देखो आप देखो ये स्थानबद्ध होता है। स्थानबद्ध मतलब एक जगह चिपका हुआ होता है। जंतु है ये, पादप नहीं है, एक जगह चिपका हुआ है, तो इसको चिपकाने के लिए जो इसको बेस चाहिए वो बेस बनता है किससे, इसकी कंकाल कंटिकाएं कोशिकाएं जो कॉलर सेल से प्रोड्यूस होती है उनसे बनती है। स्पंज में नर और मादा प्राणी पृथक पृथक नहीं होते, ये एक में ही नर जन्नांग पाए जाते हैं, इसी में मादा जन्नांग पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुण को बोलते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी, जिसमें दोनों तरह के जन्नांग, नर जन्नांग और मादा जन्नांग जब एक ही प्राणी में होते हैं इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। मानव के अंदर नर अलग होता है और मादा अलग होता है, इसीलिए बोलते इसको मोनोजेनस या एक लिंगी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अंडे और शुक्राणु एक ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें बताया मैंने अभी, देखो यही इसका नर पार्ट है, यही इसका मादा पार्ट है, तो इसी के द्वारा अंडे पैदा होंगे, इसी के द्वारा शुक्राणु। लेकिन ये बाहर निकलकर जल में जाएंगे और वहां आकर इन दोनों का फ्यूजन या संलयन हो जाता है। विशेषण बताया मैंने आपको, आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन स्पंजों में मोस्टली आंतरिक प्रकार का होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। नई बात आ रही है, इसमें जो परिवर्धन होता है वह अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है, तो देखो किसी भी जीव के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है वयस्क, यानी ये वयस्क देता है अंडे, अंडों से निकला लार्वा और लार्वा से कोकून और कोकून से वयस्क, वयस्क से अंडे, अंडे से लार्वा, लार्वा से कोकून और कोकून से वापस वयस्क। एक तो होता है ये, और एक प्रक्रिया क्या होती है जिसमें ये अवस्था नहीं होती, यानी वयस्क अंडे और अंडे से निकलते हैं, यहां बना रहा हूं मैं, वयस्क अंडे, निम्फ और निम्फ से वयस्क, ये कंडीशन होती है।
इसमें कोई भी लार्वावस्था नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। और इसमें लार्वावस्था आ गई, इसलिए बोलते हैं इसको अप्रत्यक्ष अवस्था कहा जाता है। तो ये परिवर्धन की बात मैंने आपको बताई कि परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, तो इस संघ का प्राणी के सदस्य एग्जाम्पल निकला अपना स्पंज, मूल रूप से लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं, असममित प्रकार के होते हैं, यानी केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा से इन्हें दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा होती है, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। जीवों के अंदर शारीरिक संगठन मूल रूप से कई प्रकार का होता है, जैसे सबसे पहले होता है वो होता है कोशिकीय स्तर, फिर होता है उत्तक स्तर, फिर होता है अंग स्तर, फिर होता है तंत्र स्तर, फिर होता है शरीर तंत्र स्तर। तो ये कोशिकाओं का एक लेवल है संगठन का, उसके अकॉर्डिंग तो इसमें प्रारंभिक स्तर प्राथमिक स्तर पाया जाता है। फिर इसके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र वो पार्ट है जिसके द्वारा यह अपने मूल सारे के सारे जो जैविक क्रिया है वो पूरा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर एक बड़ा रंध्र जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, ऑपरकुलम कहते हैं, ये पर पाया जाता है, और सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा जल शरीर के भीतर आएगा, जो इसकी स्पंज गुहा में आएगा, उस गुहा के अंदर जल के साथ साथ भोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें, अन्य आवश्यक पदार्थ भी जल में प्रवेश करेंगे। स्पंज गुहा की सतह के द्वारा इन पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को शरीर की आंतरिक सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हानिकारक गैसें और पदार्थों को शरीर के द्वारा इस गुहा में छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से ऑस्कुलम या ओपरकुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर बात करते हैं इसमें विशेष प्रकार की कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा का नाल तंत्र को ढके रखती है या आश्रित करती है, जो इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जो इसकी कंकाल कंटिकाएं होती है, यानी स्पंज की जो नलिकाएं होती है, सूक्ष्म कंटिकाएं जिनको बोलते हैं, वो स्पंजिल तंतुओं से बनी होती है। स्पंजिल तंतुओं से, स्पंज के सूक्ष्म पतले नलिकाकार संरचनाओं से बनी होती है, बोलते हैं स्पॉन्जिल फाइबर्स कहते हैं, उनसे बनी होती है, जो इसको मजबूती आधार, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ये सूक्ष्म संरचनाएं इसका कंकाल होती है। इसमें नर और मादा पृथक पृथक नहीं होते, यानी उभयलिंगी होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण एक साथ में हुआ तो निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक निषेचन होता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है इसके अंदर। जनन 10वीं क्लास में पढ़कर आए हो आप। जनन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है कायिक जनन, तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन की जो विधि है वो द्विखंडन, यानी टूटने पर एक सेपरेट नया बन जाएगा, यानी टूटने पर दूसरा स्पंज का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं द्विखंडन कहा जाता है, या विखंडन भी कह सकते हैं, टूटने पर नया बनना। ठीक है, फिर इसमें परिवर्तन देखा, वो अप्रत्यक्ष, मैंने आपको बताया परिवर्तन की प्रक्रिया लार्वा की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था अपना पॉलीफेरा। नेक्स्ट शुरू करते हैं सिलेंट्रेटा। तो शुरू करते हैं, अगला है सिलेंट्रेटा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जो नाम सुना हुआ है मैं बताता हूं। हाइड्रा, आपने हाइड्रा सुना होगा 10th क्लास में जनन वाले चैप्टर के मुकुलन की प्रक्रिया। जनन के अंदर पढ़ा होगा मुकुलन की प्रक्रिया, ये वही हाइड्रा है। डायग्राम देखो, इनको बोलते हैं दंश कोशिका। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, दंश कोशिकाएं इसकी पहचान होती है। तो ये अपना सिलेंट्रेटा है। तो शुरू करते हैं। इसके सदस्य भी समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध यानी एक जगह टिके हुए या स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हो सकते हैं। इसमें अरीय सममिति पाई जाती है। लंबा जो सदस्य है इसको इस प्रकार काट कर आप समान दो भागों में बांट सकते हो।
फिर बात करते हैं, इसके अंदर मूल रूप से दंश कोशिकाएं पाई जाती है। देखा होगा आपको, दंश कोशिकाएं कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा जो मुख्य कार्य हैं वो है इसकी सुरक्षा करना, शिकार करना, भोजन को पकड़ना, ये सारी चीजें इसी के द्वारा की जाती है। और इसमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। पहले बात की थी अपन ने, उसमें आया था कोशिका आया था, लेकिन इसमें क्या आता है, उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है इसके अंदर, और ये पहले वाले में था। तो यहाँ एक नया नाम आ गया। तो पहले बात कर लें, कोशिका किसे कहते हैं, छोटी क्लास में पढ़कर आए हो, रिपीट कर रहा हूं। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका, और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाता है। तो इसमें कोशिका का समूह पाया जा रहा है, यानी बहुकोशिकीय सदस्य हुआ ही, लेकिन इसमें उत्तक भी पाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो क्लासिफिकेशन है हमको ये बता रहा है कि जीवों का विकास कैसे हुआ। आप पहले पॉलीफेरा से लेकर जब अंतिम विकसित कॉर्डेट में पहुंचोगे, तब तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि जीव का विकास किस प्रकार क्रमिक तौर पर हुआ है, क्योंकि इसकी कुछ संरचनाएं, इसकी कुछ आकारिकी, इसकी कुछ विशेषताएं इससे पहले वाले के इक्वल है। आवास की हो सकती है, भोजन की होती है, आकार की हो सकती है। तो ये एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, और वर्गीकरण टैक्सोनॉमी हमें यही बताने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें उत्तक प्रकार का संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। इसमें जो कुछ सदस्य होते हैं वो विशिष्ट कंकाल का निर्माण करते हैं, और वो सदस्य हैं जैसे कोरल, इसका एक सदस्य है कोरल। तो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। आपको कोरल से बताऊं, इसको प्रवाल भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, सबसे बड़ा जो इनके सदस्यों का जो विश्व कंकाल स्केलेटन है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके चारों समुद्र है, उस समुद्र के अंदर कोरल रीफ है। इसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ, द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ। ये 2000 किलोमीटर लंबी कोरल रीफ है, वर्ल्ड की सबसे लंबी कोरल रीफ है, और इसमें सबसे ज्यादा जलीय जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये बहुत सुंदर दिखता है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं पिक भी भेज रहा हूं, आप देखना उसको। तो ये ग्रेट बैरियर ऑफ कोरल रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। तो ये इसका कंकाल का सदस्य है। From space, the east coast of Australia appears to be in the embrace of a giant opal. The largest living structure on Earth, the Great Barrier Reef, is a lacy, living wall spanning more than 2,000 kilometers of islands and submerged reefs between the Queensland coast and the western edge of the Pacific Ocean. Diving in, the opal seems to splinter into millions of pieces, whirlpools of small metallic blue fish, barracuda gliding like silver submarines, and occasionally a lone predatory shark. The Great Barrier Reef is like an underwater city whose buildings are alive with millions of small creatures whose lives are intimately and intricately connected. It is as diverse as a rainforest, a mosaic of more than 70 types of habitats, hosting thousands of species of marine life. As many as 100 different kinds of coral may occupy a single acre of ocean. Molecule by molecule, coral animals gradually extract calcium carbonate from the surrounding water to form minute stony cups around each animal's soft crown of tentacles. Some corals live in solitary splendor, but most are built with hundreds, sometimes thousands of individual animals linked together to form a single coral mound, plate, or
cluster of branches. Some are like little trees and shrubs. They provide food and shelter for thousands of other forms of life. Corals get the credit for most of the reef structure, but much of the construction is done by fast-growing, encrusting red algae. They act like pink glue, cementing fragments of shell, sand, and coral with sheets of calcium carbonate. The reef is home to more than 4,000 kinds of mollusks, from tiny sea slugs, nudibranchs, to giant clams. Green sea turtles travel thousands of miles in the open sea to reach the sandy beaches of some of the Barrier Reef's islands, and there to lay their eggs. Hatchlings head straight for the sea. They will travel thousands of miles over the years and eventually return to lay their own eggs. Established as a national park in 1975, the Great Barrier Reef was designated as a World Heritage Site 6 years later. Today, about 33% of it is fully protected from fishing and other extractive activities, and efforts are underway to deal with pollution, overfishing, and the consequences of climate change. The Great Barrier Reef appears to be about 20,000 years old, but geologists using deep coring techniques have found evidence of ancient corals there that are 500,000 years old. With care, the future of Australia's living treasure, the Great Barrier Reef, will be at least as enduring as its magnificent past. हाँ, इनमें स्पष्ट रूप से बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता मतलब एक ही एनिमल के अंदर दो या दो से ज्यादा प्रकार पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर पॉलिप और मेडुसा इसी सदस्य होते हैं, जिनमें पॉलिप और मेडुसा में डिवाइडेड पार्ट है। ये पॉलिप और मेडुसा दो अलग अलग सदस्य हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ में इसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इनको बहुरूपता के आधार पर समझाया जाता है। जो पॉलिप होता है सदस्य इसका, वो एक जगह टिका हुआ रहता है और बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा, और मेडुसा होता है वो छतरी के आकार का होता है, जैसे जेलीफिश। डायग्राम दिखा रहा हूं जेलीफिश का। ये जेलीफिश है, पानी के अंदर आप ट्रांसपेरेंट एनिमल होता है ये जेलीफिश है, पारदर्शी होता है। तो इसका आकार छतरी के आकार का हो गया, इसको बोलते हैं मेडुसा। तो मेडुसा होता है वो मूवेबल होता है, और जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, स्थानबद्ध होता है, एक जगह टिका हुआ रहता है। हाँ, इनमें पीडी एकांतरण पाई जाती है। नया वर्ड आ गया, देखते हैं। पीडी एकांतरण। अब पीडी एकांतरण क्या होता है वो देखना।
किसी भी जीव का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु मुक्त किए जाते हैं। नर होता है वो 2n होता है यानी द्विगुणित होता है, और शुक्राणु होते हैं n, अंडाणु होते हैं n यानी ये अगुणित होते हैं। ये दोनों करते हैं निषेचन और इससे बनता है युग्मनज। युग्मनज होता है 2n। आप देखना, गौर करना, 2n उसके बाद में क्या आया n, फिर कैसा हो गया 2n, ये डेवलप कर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर क्या आएगा n, फिर क्या आया 2n, फिर क्या आया n। तो ये एक सर्कुलेशन है, इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं पीढ़ी एकांकन। तो इसमें एक बार तो आती है द्विगुणित पीढ़ी, फिर आती है अगुणित पीढ़ी, फिर आती है द्विगुणित पीढ़ी, फिर आती है अगुणित। इस प्रकार की क्रमिक एकांकन को बोलते हैं पीढ़ी एकांकन, जो इसमें स्पष्ट रूप से पाया जाता है। जनन की बात करें तो आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हो, ये यहाँ साइड में दिख रहा है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन के द्वारा जनन हुआ, यानी ये लैंगिक जन्म नहीं है, इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो जनन की प्रक्रिया सिलेंट्रेटा में अलैंगिक प्रकार की होती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सिलेंट्रेटा की। वापस रिपीट कर रहा हूँ, समुद्री स्थानबद्ध एक जगह टिका हुआ स्वतंत्र तैरने वाला जेलीफिश तैरती रहती है, ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात करते हैं दंश कोशिकाओं की। मुख्य विशेषता होती है इनके द्वारा ये भोजन है, ऑक्सीजन है, भोजन है, शिकार है, सुरक्षा, ये सारे कार्य इसके द्वारा करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो संगठन की, वो है उत्तर स्तर का संगठन पाया जा रहा है। फिर इसका एक सदस्य है कोरल, कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल होता है, इसके बारे में नाम बताया, द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ। फिर नाम आया पीढ़ी एकांकन, इसमें एक बार द्विगुणित और एक बार अगुणित पीढ़ियां रिपीट होती रहती है। फिर इसमें जनन की बात कर रहे हैं तो अलैंगिक प्रकार का जनन है। तो ये था अपना सदस्य नंबर 2 सिलेंट्रेटा। तो ये था आज का टॉपिक। आपने 2 एनिमल देखे, एक था अपन ने पॉलीफेरा, एक अपन ने देखा सिलेंट्रेटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए साथ में।